Welcome to my YouTube classes, my dear students. In continuation of my English speaking classes as well as grammar, I'm here with a new type of verb for you, that is do. Dear students, आज अंग्रेजी ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग को एनरिच करने के लिए पिछली कक्षाओं की तरह मैं आज एक नया वर्ब फॉर्म लेके आया हूँ, वो है डू। सभी लोग जानते हैं डू का मतलब क्या होता है। डू एक वर्ब है। देखो, ये एक मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। डू इज बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। जैसे आई डू दिस, मैंने कह दिया आई डू दिस टास्क, मैं इस काम को करता हूं, तो यहाँ पे डू क्या है? मेन वर्ब है। वर्ब आगे मेन वर्ब है। बट समटाइम्स डू इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। अब ये कहाँ हेल्पिंग वर्ब का रूप लेता है, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात तो हम आपको बताएंगे डू का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। तो इसका मतलब है, इसका जो रिलेशन है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट से इसका रिलेशन है, राइट। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट से ही डू का रिलेशन है। अब सिंपल प्रेजेंट में किस तरह का रिलेशन है, याद रखो। अगर इनसे आप नेगेटिव 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 और इंटेरोगेटिव, अगर सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का आप नेगेटिव में बताना चाहते हैं या इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो डू डज के बगैर नहीं होगा। ये आप मेक इट ए पॉइंट। डू की एक फॉर्म है डिड, ये पास्ट फॉर्म है। अगर पास्ट टेंस में बात करेंगे सिंपल पास्ट में तो वहां डिड आएगा, और डन इसकी थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, राइट। तो ठीक है, इतना तो आप समझते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसमें है कि इसका यूज कैसे होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें कुछ सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट के पहले मैं बना देता हूं, तो ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस बना देता हूं मैं। शी राइट्स अ लेटर। देखो, ये सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस है, शी राइट्स अ लेटर। ओके, अब इसको आप नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? नेगेटिव बनाना है तो डू डज का यूज होगा। ये भी बता दिया ना, सिंपल प्रेजेंट का जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू डज या डिड का यूज होगा। डिड तो पास्ट में आएगा है। तो शी, देखो शी, अब यहाँ क्या जाएगा? नॉट आएगा नेगेटिव के लिए, लेकिन नॉट अकेला नहीं आएगा, इसके साथ जरूर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा डू। तो शी थर्ड पर्सन है, इसलिए डज आएगा। शी डज नॉट राइट। अब देखो राइट में एस हट जाएगा क्योंकि एस यहां आ गया। शी डज नॉट राइट अ लेटर, राइट। तो आपने क्या देखा, जब सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव बनाया तो इसमें डू या डज आ जाता है। इसी तरह से इसका अगर इंटरोगेटिव बनाना है, बहुत आसान। इंटरोगेटिव डज पहले आ जाएगा। डज शी राइट अ लेटर, क्या वो पत्र लिखती है? तो आ गया समझ में इतना। एक सेंटेंस हम पास्ट पे भी बना देते हैं। देखो, मैं एक सेंटेंस बनाता हूं। आई एट फ्रूट यस्टरडे, कल मैंने फल खाए। आई एट फ्रूट यस्टरडे। देखो एट क्या है? पास्ट टेंस है। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नॉट, तो क्योंकि पास्ट है तो डिड आ जाएगा, तो आई डिड नॉट बन गया नेगेटिव। क्योंकि डिड पास्ट है तो इसका ओरिजिनल फॉर्म ही आएगी ईट। डिड नॉट ईट का मतलब ही होता है खाया नहीं, खाया मतलब फ्रूट यस्टरडे बन गया है। नाउ इट्स क्लियर। इसी का अगर हम इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो डिड को पहले ले आएंगे। डिड आई नॉट ईट फ्रूट यस्टरडे। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया। अब हम थोड़ा एडवांस और होते हैं इसमें, थोड़ा एडवांस लेवल पे चलेंगे।
वो क्या है देखिए। सबसे पहले इसका यूज कहां होता है? रिपीटिशन को रोकने के लिए भी इसका यूज होता है, ठीक है ना। अवॉइड रिपीटिशन, टू अवॉइड रिपीटिशन, रिपीटिशन को रोकने के लिए भी डू का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। आई एट फ्रूट यस्टरडे, और एंड करके यू ऑल्सो एट फ्रूट यस्टरडे। ये सेंटेंस एंड से जोड़ा मैंने, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। आई एट फ्रूट यस्टरडे, फिर मैंने वही सेंटेंस यू ऑल्सो एट फ्रूट यस्टरडे। कल मैंने फ्रूट खाया और आपने भी कल खाना खाया, तो इसमें आपने देखा एक रिपीटिशन हो रहा है, वो है एट फ्रूट यस्टरडे। तो इसको खत्म करना है हमें, वो कैसे खत्म करेंगे? डू से एलिमिनेट हो गए, तो आई एट फ्रूट यस्टरडे एंड so did you, मतलब देखो so did you, पास्ट है इसलिए did लगाया, you आ गया, राइट, ठीक है। everybody is getting late, हम एक सेंटेंस बनाएंगे, everybody is getting late, सो या आई एम गेटिंग लेट, एवरीबडी से बढ़िया आप देखो आई एम गेटिंग लेट। अगर आप जाएं कहीं, देखो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी जैसे हम बोले आई एम गेटिंग लेट, राइट, और हमें भी देर हो रही है भाई, आई एम ऑल्सो गेटिंग लेट। एवरीबडी, सो इज एवरीबडी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सो इज एवरीबडी, सो इज या सो डज एवरीबडी, सो डज एवरीबडी, मैंने तुम्हें लेट हो रहा है तो वैसे सबको ही लेट हो रही है, तो हमने यहाँ पे डज से रिपीटिशन को अवॉइड कर दिया, राइट। वैसे भी जब ऊपर की कोई चीज रिपीट होती है, जैसे कोई लाइन में आप लिखते हैं तो आपको याद होगा डू 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 नीचे लिखते हैं, मतलब सेम थिंग। तो ये है इसका रूल। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। डू के यूज में अब होता है एक एम्फेसिस के लिए भी इसका यूज होता है। किसके लिए? फॉर एम्फेसिस, माने जोर देना, टू फोर्स समथिंग, जैसे कंपल्सन या अवश्य, जिसको एक शब्द है इंग्लिश में अवश्य, मेरे घर आना, मैंने एक सेंटेंस कहा कम टू माई होम, राइट, लेकिन जरूर आना मैं जोर दे के बोल रहा हूं। एक तो नॉर्मली बोल दिया तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा, लेकिन मैं स्पेशली बोल रहा हूं, जैसे जरूर आना तो मैं बोलूंगा डू कम। तो डू क्या है? एक नेसेसिटी को दिखाता है, तो एम्फेसिस किसके सेंस में? नेसेसिटी के सेंस में भी आप डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसका थोड़ा सा आपको समझना है, राइट, ओके। अब देखो एक सेंटेंस हम बनाते हैं, मैं एक क्वेश्चन करता हूं, जैसे डू यू लर्न योर लेसन, क्या आप अपना लेसन? यस, आई डू लर्न, मैं करता हूं, मैंने अवश्य करता हूं। तो जब डू लगा दी, वैसे आई लर्न भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, लर्न भी गलत नहीं है, लेकिन सेंस, आप किस सेंस में बोल रहे हैं ये यहां पे क्लियर हो जाएगा। यस आई डू, राइट। अब जैसे हम बोलते हैं ना जरूर आना, शादी के कार्ड पे भी लिखा होता है ना, जैसे बच्चे लिखते हैं जरूर जरूर आना, तो डू से ही मतलब है, डू कम, जरूर आना, डू कम, राइट। डू ईट, जैसे हम बोलते हैं खाइए ना, खाइए ना, जाइए ना, ऐसा काम करिए ना, ये न क्या है? करिए ना, खाइए ना, खाइए न का, न कोई नेगेटिव थोड़ी है इसमें। अगर आप न को नेगेटिव लेंगे या ट्रांसलेशन करेंगे तो गलत हो जाएगा। यू कैन नॉट मेक इट इंग्लिश, सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड सेंस। खाइए ना, जाइए ना, बैठिए ना, तो हम बोले डू ईट, खाइए ना,
डू कम, आइए ना, जाइए ना, डू गो, जाइए ना। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस बनाएंगे, इसका सेंस समझेंगे, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में भी ये प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज दीज आर द वर्ब फॉर्म्स दैट आर जनरली यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन. It's better to repeat them, understand them, and more especially, you have to understand the sense, because if you understand English as per sense, your English will be enriched. You can enhance your knowledge. Otherwise, you will just be confined to making translation, which will always be confusing you. So it's better you take these lessons attentively, and if there is any problem, you can ask me in comments. I am always ready for you. In the meantime, I would again like to request you to subscribe to my channel and like and share, and that's all. Okay.